नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी दो भाई। कलावती प्रातःकाल सूर्य की सुहावनी धूप में दोनों बेटों को जांघों पर बैठाकर दूध और रोटी खिलाती। केदार बड़ा था, माधव छोटा था। दोनों मुंह में कौर लिए कई पग कर पुनः जांघों पर आ बैठते और अपनी तोतली बोली में इस प्रार्थना को दोहराते थे जिसे एक पुराने सहृदय कवि ने किसी जारे के सताए हुए बच्चे के हृदय ज्ञान को प्रकट किया है। दया देव धाम करो तुमको बालक को लगता जार। माँ उन्हें चूम कर बुलाती और बड़े बड़े कौर खिलाती। उनके हृदय में स्नेह की उमंग थी तथा नेत्रों में गर्व की झलक थी। दोनों भाई बड़े हुए साथ साथ गले में बाहें डाले खेलते थे। केदार की बुद्धि चुस्त थी, माधव का शरीर। दोनों में इतना प्रेम था कि साथ साथ पाठशाला जाते थे, साथ साथ खाते थे और साथ ही साथ रहते थे। दोनों भाइयों का विवाह हुआ। केदार की वधू चंपा अभिभाषणी तथा चंचला की माधव की वधू श्यामला सावली सलोनी रूपरसी की खान थी। बड़ी ही मृदु भाषणी, बड़ी ही सुशील तथा शांत स्वभाव की थी। केदार चंपा पर मोहे और माधव श्याम पर रिझे, मगर कलावती का मन किसी से न मिला। वह दोनों से प्रसन्न और दोनों से अप्रसन्न थी। उसकी शिक्षा दीक्षा का बहुत अंश इस व्यर्थ के प्रयास में व्यय हो जाता था कि चंपा अपनी कार्य कुशलता का एक भाग श्यामा के शांत स्वभाव से बदले ले। दोनों भाई संतानवान हुए। हरा भरा वृक्ष खूब फैला तथा फलों से लद गया। क्रुतिस वृक्ष में सिर्फ एक फल दृष्टिगोचर हुआ, वह भी कुछ पीला सा मुरझाया हुआ, मगर दोनों प्रसन्न थे। माधव को धन संपत्ति की इच्छा थी और केदार को संतान की अभिलाषा। भाग्य की इस कूटनीति ने सैने सैने देश का रूप धारण किया, जो स्वाभाविक था। श्यामा अपने लड़कों को संवारने सुधारने में लगी रहती। उसे सिर उठाने का समय नहीं मिलता था। बेचारी चंपा को चूल्हे में जलना तथा चक्की में पीसना पड़ता था। यह अनीति कभी कभी कटु शब्दों में निकल जाती है। श्यामा सुनती, कुटती और चुपचाप सह लेती, मगर उसकी यह सहनशीलता चंपा के क्रोध को शांत करने के बदले और बढ़ाती। यहाँ तक कि प्याला भरा पूरा गया हिरन भागने की राह न पाकर शिकारी की ओर लपका। चंपा और श्यामा संपोष मनाने वाली रेखाओं की तरह अलग हो गए। उस दिन एक ही घर में दो चूल्हे जले, परंतु भाइयों ने दोनों की सूरत न देखी और कलावती पूरा दिन रोती रही। कई वर्ष बीत गए। दोनों भाई जो कभी एक ही पालथी पर बैठते थे, एक ही थाली में खाते थे और एक ही छाती से दूध पीते थे, उन्हें अब एक घर में एक गांव में रहना दुर्भर हो गया था। परंतु कुल की साख में बट्टा न लगे, अतः इससे और देश की धधकी हुई आग को राख के नीचे दबाने की व्यर्थ चेष्टा की जाती थी। उन लोगों ने अब भ्रांति स्नेह न था, सिर्फ भाई के नाम पर की लाज थी। माँ भी जीवित थी, मगर दोनों बेटों का वैमन्य देखकर आंसू बहाया करती थी। हृदय में प्रेम था, परंतु नेत्रों में अभिमान न था। कुसुम वही था, परंतु वहाँ छटा न थी। दोनों भाई जब लड़के थे, तब एक को रोते देख दूसरा भी रोने लगता था। तब दोनों नादान, बेसमझ तथा भोले थे। आज एक को रोते हुए देख दूसरा हंसता है और तालियां बजाता है। अब वह समझदार बुद्धिमान हो गए थे। जब उन्हें अपने पराये की पहचान न थी, उस समय अगर कोई छेड़ने के लिए एक को अपने साथ ले जाने की धमकी देता तो दूसरा जमीन पर लौट जाता था तथा उस आदमी का कुर्ता फाड़ देता था। अब यदि एक भाई को मृत्यु भी धधकाती तो दूसरे ने नेत्रों में आंसू तक नहीं आते थे। अब उन्हें अपने पराये की पहचान हो गई थी। बेचारे माधव की दशा शोचनीय थी।
खर्च ज़्यादा था और आमदनी कम। उस पर कुल मर्यादा का निर्वाह। हृदय चाहे रोए मगर होठ हंसते रहे। हृदय चाहे मलिन हो पर कपड़े मैले न हो। 4 पुत्र थे, 4 पुत्रियाँ तथा आवश्यक वस्तुओं मोतियों के मोल कुछ पाइयों की जमींदारी कहाँ तक संभलती। लड़कों को ब्याह अपने वश की बात थी मगर लड़कियों का विवाह कैसे टल सकता था। 2 पाई जमीन पहली कन्या के विवाह में भेंट हो गई। उस पर भी बाराती बिना भात खाए आंगन से चले गए। शेष दूसरी कन्या के विवाह में निकल गई। साल भर पश्चात तीसरी लड़की का विवाह हुआ। पेड़ पत्ते भी न बचे। हाँ, आब की डाल भरपूर थी परंतु दरिद्रता और धरोहर में वही संबंध है जो मांस और कुत्ते में। इस कन्या का अभी गौना न हुआ था कि माधव पर 2 वर्ष के बकाया लगान का वारंट आ पहुंचा। कन्या के गहने गिरवी रखे गए। गला छूटा। चंपा इसी समय की ताक में थी। फौरन नए नातेदारों को सूचना दी, तुम लोग बेसुध बैठे हो, यहाँ गहनों का सफाया हुआ जाता है। दूसरे दिन ही एक नाई और 2 ब्राह्मण माधव के द्वार पर आकर बैठ गए। बेचारे के गले में फांसी पड़ गई। रुपए कहाँ से आवे? न जमीन न जायदाद, न बाग न बगीचा रहा सहा विश्वास वह कभी का उठ चुका था। अब अगर कोई संपत्ति थी तो केवल वही 2 कोठरियाँ जिसमें उसने अपनी सारी आयु बिताई थी और उसका कोई ग्राहक न था। विलंब से नाक कटी जाती थी। विवश होकर केदार के पास आया तथा आंखों में आंसू भरे बोला, भैया इस समय मैं बड़े संकट में हूँ, मेरी मदद करो। केदार ने उत्तर दिया, मुद्धू आजकल मैं भी तंग हूँ, तुमसे सच कहता हूँ। चंपा अधिकारपूर्ण स्वर से बोली, अरे तो क्या इसके लिए भी तंग हो रहे हैं? अलग भोजन खाने से क्या इज्जत अलग हो जाएगी? केदार ने स्त्री की तरफ कनखियों से ताक कर कहा, नहीं नहीं, मेरा यह प्रयोजन नहीं था। हाथ तंग है तो क्या, कोई न कोई प्रबंध तो किया ही जाएगा। चंपा से माधव ने पूछा, 5-20 के ऊपर ही गहने रखे थे ना? माधव ने उत्तर दिया, हाँ, ब्याज के साथ कोई 125 रुपये होते हैं। केदार रामायण पढ़ रहे थे, पुनः पढ़ने में लग गए। चंपा ने त्वरित बातचीत शुरू की, रुपया बहुत है, हमारे पास होता तो कोई बात न थी, मगर हमें भी दूसरे से दिलाना पड़ेगा और महाजन बिना कुछ लिखाए पढ़ाए रुपया देते नहीं। माधव ने सोचा, अगर मेरे पास कुछ लिखाने पढ़ाने को होता तो क्या और महाजन मर गए थे, तुम्हारे दरवाजे आता क्यों? बोला, लिखने पढ़ने को मेरे पास है ही क्या? जो कुछ जगह जायदाद है वह बस यही घर है। केदार और चंपा ने एक दूसरे को मर्म भेदी नयनों से देखा तथा मन ही मन कहा, क्या आज सचमुच जीवन की प्यारी अभिलाषाएं पूरी होगी? मगर हृदय की यह उमंग मुंह तक आते आते गंभीर रूप धारण कर गई। चंपा बड़ी ही गंभीरता से बोली, घर पर तो कोई महाजन कदाचित ही रुपया दे, शहर हो तो कुछ किराया ही आवे, मगर गंवई में तो कोई सेंत में रहने वाला भी नहीं। फिर साझे की चीज़ ठहरी। केदार डर के कहीं चंपा को कुठारता से खेल बिगड़ न जाए। बोले, एक महाजन से मेरी जान पहचान है, वह शायद कहने सुनने में आ जाए। चंपा ने गर्दन हिलाकर इस युक्ति की सराहना की तथा बोली, पर 2-4-20 से अधिक मिलना तो कठिन है। केदार जान पर खेल कर बोला, अरे बहुत दबाने पर 4-20 हो जाएंगे और क्या। अब की चंपा ने तीव्र दृष्टि से केदार को देखा और अनमनी सी होकर बोली, महाजन ऐसे अंधे नहीं होते। माधव अपने भाई भाजव के इस गुप्त रहस्य को थोड़ा बहुत समझता था। वह चकित था कि उन्हें इतनी बुद्धि कहाँ से मिल गई। बोला, बाकी रुपए कहाँ से आवेंगे? चंपा चिढ़कर बोली, और रुपए के लिए और फिक्र करो, 125 रुपये से
ज़्यादा इन 2 कोठरियों के इस जन्म में कोई न देगा। 4-20 चाहो तो एक महाजन से दिला दूँ, लिखा पढ़ी करा लो। माधव इन रहस्यमय बातों से सशंक हो गया। उसे डर हुआ कि यह लोग मेरे साथ कोई गहरी चाल न चले। दृढ़ता से अकड़ कर बोला, और कौन सी फिक्र करूं, गहने होते तो कहता लाओ रख दूं। यहाँ तो कच्चा सूत भी न बचा। अब बदनाम हुए तो क्या, 10 के लिए क्या 50 के लिए, दोनों एक ही बात है। अगर घर बेचकर मेरा नाम रह जाए तो यहाँ तक तो स्वीकार है, परंतु घर भी बेचूं और उस पर भी प्रसिद्धता धूल में मिले, ऐसा मैं नहीं करूँगा। केवल नाम का ध्यान है, नहीं एक बार नहीं कर जाऊँ तो मेरा कोई क्या करेगा। और सच पूछो तो मुझे अपने आप की कोई चिंता नहीं, मुझे कौन जानता है, संसार तो भैया पर हंसेगा। केदार का मुंह सूख गया, चंपा भी चकरा गई। वह बहुत चतुर वाक निशुप रमणी थी। उसे माधव जैसे गंवार से ऐसी दृष्टता की आशा न थी। उसकी तरफ आदर से देखकर बोली, लालू, कभी कभी तुम बालकों की सी बातें करते हो। भला इस झोपड़ी पर कौन 100 रुपया निकाल कर देगा। तुम 125 के बदले 100 ही दिलाओ। मैं तो आज ही अपना हिस्सा बेचती हूँ, उतना ही मेरा भी है। घर पर तो तुमको वही 4-20 मिलेंगे। हाँ, और रुपए का प्रबंध हम खुद कर देंगे। इज्जत हमारी तुम्हारी एक ही है, वह नहीं जानी चाहिए। वह रुपया अलग खाते में चढ़ा लिया जाएगा। माधव की इच्छाएं पूर्ण हुई। उसने मैदान मार लिया। सोचने लगा, मुझे तो रुपए से काम है, चाहे 1 नहीं 10 खाते में चढ़ा लो। रहा मकान, वह जीते जी छोड़ने का नहीं। प्रसन्न होकर चला। उसके जाने के बाद केदार और चंपा ने कपट शेष त्याग दिया तथा बड़ी देर तक एक दूसरे को इस करे सौदे का दोषी सिद्ध करने की चेष्टा करते रहे। अंत में मन को इस प्रकार संतोष दिया कि भोजन बहुत मधुर नहीं, किंतु भर कठौता तो है। घर है। हाँ, देखे कि श्यामा रानी इस घर में अब कैसे राज करती है। केदार के दरवाजे पर 2 बैल खड़े हैं। उसमें किसी संग शक्ति, किसकी मित्रता व कितना प्रेम है। दोनों एक ही जुए में चलते हैं, बस इसमें इतना ही नाता है। परंतु अभी कुछ दिन हुए, अब इसमें एक चंपा के मैके मंगनी गया था तो दूसरे ने 3 दिन तक नाक में मुंह नहीं डाला। मगर शोक, एक गोद के खेले भाई, एक छाती से दूध पीने वाले आज इतने अजनबी हो रहे हैं कि एक घर में रहना भी नहीं चाहते। प्रातः काल था। केदार के दरवाजे पर गांव के मुखिया और नंबरदार विराजमान थे। मुंशी दयाल अभिमान से चारपाई पर बैठे रेहान का मसविदा तैयार करने लगे। बार बार कलम बनाते तथा बार बार खत रखते, पर खत की शान न सुधरती। केदार का मुखराबिंद विकसित था तथा चंपी फूली नहीं समाती थी। माधव कुम्हराया व ग्लान था। मुखिया ने कहा, भाई ऐसा हित न, भाई ऐसा शत्रु न। केदार ने छोटे भाई की इज्जत रख ली। नंबरदार ने अनुमोदन किया, भाई हो तो ऐसा। मुख्तार ने कहा, भाई सपूतों का तो यही काम है। दयालाल ने पूछा, रेहान लिखने वाले का नाम? बड़े भाई बोले, माधव वल्द शिवदत्त। और लिखने वाले का नाम? केदार वल्द शिवदत्त। माधव ने बड़े भाई की तरफ चकित होकर देखा। आंखें डबडबा गई। केदार उसकी तरफ देख न सका। नंबरदार, मुखिया और मुख्तार भी विचलित हुए। क्या केदार स्वयं ही रुपया दे रहा है? बातचीत तो किसी साहूकार की थी। अब घर में रुपया मौजूद है तो इसे रहनामे की जरूरत ही क्या थी। भाई भाई में इतना अविश्वास। अरे राम राम, क्या माधव 80 रुपये का भी महंगा है? और अगर दबा ही बैठता तो क्या रुपए पानी में चले जाते?
सभी की आंखें सैन्य द्वारा परस्पर बातें करने लगी। जैसे आश्चर्य की आहत नदी में नौकाएं डगमगाने लगी। श्यामा दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। वह अब हमेशा केदार की प्रतिष्ठा करती थी, परंतु आज सिर्फ लोकरीति ने उसे अपने जेठ को आड़े हाथों लेने से रोका। बूढ़ी अम्मा ने सुना तो सूखी नदी उमड़ आई। उसने एक बार आकाश की तरफ देखा और माथा ठोक लिया। अब उसे इस दिन का स्मरण हुआ जब ऐसा ही सुहावना सुनहरा प्रभात था तथा दो प्यारे प्यारे बच्चे उसकी गोद में बैठे हुए उछल कूद कर दूध रोटी खाते थे। उस वक्त माता के नेत्रों में कितना गर्व था, हृदय में कितनी उमंग और कितना उत्साह। परंतु आज नैनों में लज्जा और हृदय में शोक संताप। उसने पृथ्वी की तरफ देखकर कातर स्वर में कहा, हे नारायण, क्या ऐसे स्वार्थी पुत्रों को मेरी ही कोख में जन्म लेना था। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको मेरी हर एक स्टोरी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।